नमस्कार दोस्तों, एसीसी मिशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 के विषय में पढ़ रहे थे, जिस संदर्भ में हम लोगों ने पिछले वीडियो में परमाणु के कुछ गुणों के बारे में देखा, परमाणु विभाज्य है उसके विषय में समझा, तथा साथ ही साथ कुछ हमने परमाणु मॉडल के विषय में चर्चा किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमते हैं, साथ ही साथ किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब उसके आगे हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जब जे टॉमसन को नोबेल प्राइज कब मिला? 1906 में। उसके बाद में रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला आपका 1908 में। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि नील बोर को जो इन्होंने खोज किया था ये कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमते हैं, उसके लिए 1922 में उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब देखिए सन 1932 में चैडविक, जिनके विषय में मैंने चर्चा कर दिया था, चैडविक ने एक नए तत्व न्यूट्रॉन की खोज कर दी। सॉरी, मतलब कि तत्व नहीं है ये, न्यूट्रॉन जो है वो तत्व के अंदर यानी कि परमाणु के अंदर एक कण न्यूट्रॉन की उन्होंने खोज कर दी। उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रोटॉन के क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन इसका अपना कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये इसे बैठा रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव लेके घूम रहा है, प्रोटॉन अपना पॉजिटिव लेके घूम रहा है। ये कहता हमसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, लेकिन हम जगह लेंगे। जैसे घर में एक निकम्मा लड़का होता है हमेशा ना, कि खाना तो खाएंगे काम नहीं करेंगे, वही हाल न्यूट्रॉन का होता है। ना तो इसके पास प्लस चार्ज है, ना तो इसके पास माइनस चार्ज है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु में 3 कण होते हैं, कम से कम 3 तो होते ही हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद में आता है न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ये कुछ नहीं रहता, किसी काम का नहीं, एकदम नालायक है। ठीक, इसको आप ध्यान रखे रहिए। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके विषय में चर्चा करने के बाद में अब हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण अर्थात जितनी भी कक्षाएं होती हैं परमाणु के चारों तरफ, वहां पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये कोई तत्व है, ये इसका नाभिक हो गया, इसकी ये हो गई पहली कक्षा, फिर इसकी हो गई ये दूसरी कक्षा, मान लीजिए ये तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा। अब इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने होने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि कक्षाओं के बारे में किसने बताया था? नील ने। नील बोर। बाद में एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था बरी अर्थात बोरबरी। ठीक है, बोरबरी ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कैसे डिसाइड होगी? 2n² से प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिसाइड हो जाएगी। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये है पहली कक्षा। कौन सी कक्षा? पहली। तो पहली कक्षा को इन्होंने कहा कि n बराबर 1 रख दीजिए सूत्र में। तो n हमने जैसे ही रखा, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में n बराबर 2 रख दीजिए, 2 रख दिया हमने, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8। तीसरी कक्षा में हम क्या रख दें? n बराबर 3 रख दें, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 18। चौथी कक्षा में हम 4 रख दें, n बराबर 4 रख दीजिए, तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32। और इसी प्रकार आप प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, बोरबरी ने बताया कि भाई कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे डिसाइड हो? तो उन्होंने कहा ये सूत्र है 2n², यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2।
तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए 8, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरी कक्षा में 8, तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। उन्होंने कहा तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 होंगे। इसी प्रकार हम चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, छठवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को, इनके कहने का मतलब ये था इससे कम हो सकता है मान लीजिए कि दूसरी कक्षा में जो 8 हैं वो 8 पूरे ना हो पाए, 5 ही रह जाए, 4 ही रह जाए, वो चलेगा, लेकिन दूसरी कक्षा में 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आपको आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी कक्षा में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहेंगे आप तो बताए थे 8, तो बात को समझिए, दूसरी कक्षा में 8 से ऊपर कभी जिंदगी में नहीं होंगे, ऊपर नहीं होंगे, हाँ नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे डिसाइड करेंगे 2n² से। पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन संभव हो ही नहीं सकते, दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तीसरी कक्षा में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते और चौथी कक्षा में 32 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी प्रकार हम 5 रख देंगे तो 5 बचे 25 दूना 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने कक्षाओं को पूरा क्लियरेंस कर दिया। पहली कक्षा के उन्होंने नाम दिया K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N। अर्थात हम समझते हैं कि कक्षाओं को K, L, M, N से प्रदर्शित करते हैं और क्रमशः इन कक्षाओं में 2, 8, 18 और 32 इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो बोर-बरी नियम ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम कैसे कर सकते हैं, उस नियम को हम 2n² से समझते हैं। क्लियर हो गया नियम? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस नियम के बाद में अब हम समझते हैं संयोजकता क्या होती है। देखिए संयोजकता क्या होती है इसको हम अच्छे से समझते हैं। संयोजकता आसान टॉपिक है और मजेदार भी है, खूब आता है एग्जाम में। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी और या वैकेंसी लिख रहा है, ठीक है। देखिए वैलेंसी कौन समझते हैं ये क्या होता है। देखिए मोटा मोटा समझिएगा, किताब में डिफरेंस भी अच्छा दिया है लेकिन कभी कभार वो डिफिनेशन गड़बड़ा जाती है बच्चों के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा हम आसान कर देंगे। देखिए किताब में क्या लिखा है कि परमाणु की, इसमें लिखा है किताब में कि परमाणु की बाह्य कक्षा में, परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए परमाणु की बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है। चलिए ठीक है, नो डाउट यही कहा गया है। जैसे हमने कहा सोडियम, तो देखिए सोडियम का सिंबल Na होता है, इसका अगर हम क्रमांक की बात करें तो 11 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चैप्टर में आएगा समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी में 8 होना चाहिए, तीसरी में देखिए 2 8 10 हो चुका है, तीसरी में 1 है ना, यानी कि पहली कक्षा में हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में हमारे हो गए 3 4 5 6 7 8 और तीसरी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया 1 हो। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है ना, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए यही। भाई बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयोजकता कितनी 1। परिभाषा हमारी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए Mg की बात करते हैं। Mg होता है 12, इसका कर देंगे तो 2 8 2। अब आप कहेंगे अच्छा अंतिम में 2 आया है तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए भैया, इसकी संयोजकता होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है, 2 ही होगा, बिल्कुल 2 होगा भाई, क्यों नहीं होगा। कार्बन की बात करें, कार्बन कितना होता है 6 होता है, इसका करेंगे तो 2 और 4। देखिए मैंने क्या कहा था, सेकंड में यानी कि दूसरे कक्षा में 8 होना चाहिए। अब इसके पास 8 है ही नहीं तो क्या भीख मांग के लाएगा,
तो कितने रह गए? 4। कोई बात नहीं। तो बाहरी कक्षा में कितना है? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। इसी प्रकार जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, यानी कि 2 और 6। अब देखिए यहां गेम अटकेगा, ठीक है। अब कहेंगे आपकी इसकी संयोजकता होनी चाहिए 6, जबकि किताबों में इसकी संयोजकता देता है 2। अब ये क्यों देता है? इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो परिभाषा है इसको हम समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए ध्यान समझिए, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं संयोजकता। जैसे सोडियम का 2 8 1 एक संयोजकता हो गई, मैग्नीशियम का 2 8 2 2 संयोजकता हो गई, कार्बन का 2 4 4 संयोजकता हो गई। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो 17 होता है। इसका हम करेंगे पहली कक्षा में 2 8 2 10, तीसरी कक्षा में 7। तो क्या इसकी संयोजकता 7 होगी? 7 होगी नहीं ना। तो इसीलिए इस नियम में थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए। क्या करेंगे? देखिए, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां ऑब्लिक लगा करके अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा, आवश्यक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अष्टक मतलब इस 7 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? तो इसको 1 चाहिए। तो इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन इसको कर्जा चाहिए तो क्या होती है? -1 होती है। क्लियर हो गया? यानी कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? ये तो होता ही होता है, संयोजकता यही होता है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए, अष्टक नियम यही है, 8 करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 1। और एक्चुअल में होती है -1। कितनी? -1। क्लियर हो गया आपको? एक दो एग्जांपल से समझाते हैं, घबराइएगा नहीं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को होता है 6। इसका हम कंफिग्रेशन करेंगे 2 6, सॉरी 8 होता है, ठीक है 8 होता है। अब हो गया 2 और 6। अब क्या होगा? इसकी संयोजकता नियमानुसार 6 होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, होती भी है। लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए, देखिए अष्टक मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए इसको चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 2 कर्जा ले रहा है इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। कितनी? -2। तो संयोजकता निकालने के लिए दिमाग में रखे रहिएगा, एक तो हमें देखना है कि बाहरी कक्षा में कितना है, दूसरा हमें यह देखना है कि अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ गई, हमें कब कौन सा देखना है ना भाई? अरे हम कैसे जानेंगे कि इसको 1 चाहिए वाला है या एक्स्ट्रा वाला है? मतलब ये 1 लेंगे कि ये लेंगे? अच्छा 1 ले रहे हैं तो यहां हमने -7 क्यों नहीं लिया? -7 लेके भी को तो कर सकता था। आइए समझते हैं उसको भी। देखिए ध्यान समझिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, सब सारी चीजें क्लियर कर देंगे। देखिए बात को समझिएगा, हम समझाते हैं आपको। जैसे सोडियम है, इसका 11 है, इसका कन्फिग्रेशन होगा 2 8 1, दोनों समझिए। अब देखिए क्लोरीन है 17 होता है, 2 8 7। अब देखिए दोनों की संयोजकताओं को हम क्लियर करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताइए, 8 पूरा करने के लिए इसको 7 चाहिए और इसको 1 चाहिए। अब बताइए ये क्या करेगा? 7 लोगों से भीख मांगेगा कि 1 लोग को भीख देके काम कर लेगा? आप ही बताइए। अगर हमारे पास 1 एक्स्ट्रा है तो उसको हटा करके अपना काम कर ले, फट से स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करता है? 1 ये दान कर देता है, दान। क्योंकि 1 दान किया है इसलिए इसकी संयोजकता होती है +1। और ये क्या करता है? 1 ले लेता है, क्योंकि 1 लिया है तो इसकी संयोजकता होती है -1। तो इस प्रकार हम ये समझते हैं कि 8 पूरा करने के लिए
जो काम आसान होगा, भीख मांगना आसान होगा तो मांग लेंगे, भीख देना आसान होगा तो दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही mg का अगर हम आपसे कहें तो 2, 8 और आपका होता है 2, तो बताइए ये 6 मांगने जाएगा कि 2 दे देगा? तो आप कहेंगे ऑटोमेटिक ये 2 फेंक देगा। तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +2, +2। ठीक है, क्लियर हुआ? और ऐसे भी मोटा मोटा आप ध्यान रखे रहिएगा, संयोजकता 1, 2, 3 तक प्लस में होती है, फिर उसके बाद में अगर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है बाहरी कक्षा में, तो यही संयोजकता -3, -2 और -1 हो जाएगी। अब केस बचता है 4 वाला, कि 4 को हम क्या करें। देखिए 4 की प्लस संयोजकता भी होती है, माइनस भी होती है, जो कि कार्बन के लिए है। ठीक है, यही कारण है कि कार्बन जो 4th फैमिली है वो आपकी धातु और धातु दोनों में होती है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपने मोटा मोटा क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अष्टक पूरा करने के लिए भीख देना पड़ेगा तो दे के खर्च से पूरा कर लेंगे, लेना पड़ेगा लेके पूरा कर लेंगे। अर्थात संयोजकता हमारी प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। प्लस में तब होगी जब हमें अष्टक पूरा करने के लिए खर्च से हम इलेक्ट्रॉन को फेंक देंगे बाहर, और माइनस तब होगी जब हम इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये चर्चा हो गई संयोजकता की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब एग्जाम में पूछता है, और ये निर्भर करता है कि कौन सा रासायनिक बंध कैसा बनेगा, इसी बात पे ये निर्भर करता है। इसलिए इसको, इस टॉपिक को अच्छे से समझे रहिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे के टॉपिक को चर्चा करते हैं और उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है परमाणु संख्या। देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको हम आराम से समझ लेंगे। परमाणु संख्या, देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है तो आप आराम से बता देंगे कि उस परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6। ऑक्सीजन में, अरे यार, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 8। सोडियम की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 11, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 11। और परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, Z से डिनोट करते हैं, बस हमें इतना ही जानना था परमाणु संख्या के विषय में। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या आपको पता रहेगी तो आप आराम से परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है इसको हम समझते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटोनों लिख दिया है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या। अर्थात अगर हमारे पास प्रोटॉन की संख्या हो और न्यूट्रॉन की हो, इन दोनों को हम जोड़ करके क्या निकाल लेंगे? द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। अच्छा, मोटा मोटा आप देखें, प्रोटॉनों की संख्या ही तो है परमाणु संख्या Z, तो A बराबर Z प्लस N हम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना भैया, प्रोटॉनों की संख्या बराबर ये है हमारा, आराम से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो द्रव्यमान संख्या बराबर हम कह सकते हैं परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये सूत्र है, यहां से भी निकलता है। जैसे अब अगर आपके पास परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉन है, तो आप आराम से द्रव्यमान संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा यह आता है कि इन दोनों को हम कहां रखेंगे? कहां रखेंगे मतलब कैसे लिखेंगे कि कौन द्रव्यमान संख्या है, कौन क्या है? ठीक है, ये सूत्र समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अब देखिए सिंबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है कोई तत्व कार्बन, देखिए इसके नीचे होता है परमाणु संख्या, इसके ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ऐसे समझिएगा। देखिए अब देखिए तत्वों के प्रतीक को हम कैसे समझते हैं। तत्व यहां होता है
परमाणु संख्या, यहां ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या। जैसे 7n14, तो ये जो 14 है ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या है, और जो ये 7 है ये नाइट्रोजन का क्या है, परमाणु संख्या है। किसी भी तत्व को जब हम डिनोट करते हैं ऐसे ही करते हैं, तत्व ऐसे बीच में लिख देंगे, नीचे परमाणु संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहीं कहीं इधर भी लिखा रहता है तो परेशान ना होइएगा, नीचे ऊपर समझिएगा बस। ठीक है, ऊपर द्रव्यमान संख्या रहेगा, नीचे परमाणु संख्या। क्लियर हो गया? तो हमने क्या सीखा, हमने परमाणु संख्या सीखा, द्रव्यमान संख्या सीखा, साथ ही साथ तत्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपको एग्जाम में आ ही जाता है कि x कोई तत्व है, उसका ये 8 है और ये 16 है, बताइए कौन सा तत्व है, तो आप ये 16 मत पकड़ लीजिएगा कि अच्छा 16 वाला है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला है, क्योंकि परमाणु संख्या यही है और यही बताएगा कौन सा तत्व है। तो 8 नंबर पे कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इस प्रकार आप तत्वों को निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉपिक, एक दो टॉपिक और रह गया, हम उसको समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला हमारा टॉपिक है समस्थानिक। देखिए इसको हम समझ लेते हैं, समस्थानिक क्या होता है, और उसके साथ साथ हमारा एक अगला टॉपिक है समभारिक। समभारिक, छोटी मारी बड़ी छोड़ी समझ लीजिएगा। ठीक है, समभारिक, समस्थानिक तत्व या समभारिक तत्व। देखिए समस्थानिक, क्या नाम लिखा रहा है, समस्थानिक, जिसका स्थानवा सेम हो। ठीक है, जो स्थान जिसका प्लेस सेम हो, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, देखिए C612, C613, 7N14, 7N15। अब यहां समझिए, हाइड्रोजन पहले स्थान पे आ गया, परमाणु क्रमांक ये भी पहले स्थान पे, ये भी पहले स्थान पे, ये छठे स्थान पे, ये भी छठे स्थान पे, ये 7वें स्थान पे, ये भी 7वें स्थान पे। कह रहा है कि हम भी यही रहेंगे, या कह रहा है हम भी यही रहेंगे। तुम कैसे रहोगे, साथ मेरा भी है, साथ मेरा भी है। अब ये उलझन आ गई साइंटिस्टों के दिमाग में कि यार ये क्या है, अब हम क्या करें। अगर उन्होंने देखा मोटा मोटा यार इनका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो है, या इसी को कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या तो इनकी बराबर है, परमाणु संख्या क्या है इनकी बराबर है, लेकिन भार अलग अलग है। भार इसका देखिए 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 12, इसका 13 है। इनको हम कहां रखें, ये समस्या आ गई। तो इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा ऐसे तत्व या तत्वों के ऐसे भाग या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे समस्थानिक। उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। क्या कहेंगे, समस्थानिक। फिर से सुन लीजिए, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो भैया, परमाणु क्रमांक समान हो, बराबर हो, और परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, उनको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके पास है कुछ समस्थानिक, जैसे यूरेनियम का, इसका प्रयोग परमाणु भट्ठी में होता है बम बनाने के लिए। कोबाल्ट का कैंसर के उपचार में होता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, कैंसर। और आयोडीन का जो होता है वो घेघा रोग में होता है। ठीक है, गले में ऐसे मोटा हो जाता है। तो ये कुछ समस्थानिक है जिनका मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका तो बम बनाने में होता है, तो मेडिकल क्षेत्र में आपका कोबाल्ट और ये आयोडीन है, इसका उपयोग है, तो इसके लिए इसके इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको यहां बन जाते हैं, यूरेनियम, कोबाल्ट और आयोडीन। यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन, यूरेनियम, कोबाल्ट और आयोडीन। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं समभारिक की। इसी का उल्टा कर दीजिए, जैसे 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40। अब आप देखिए
यहां पर परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन परमाणु भार बराबर, समभारिक जिसका भार समान हो, तो उन ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? ऐसे तत्वों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? समभारिक तत्व, समभारिक तत्व। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। साइंस का चैप्टर नंबर 4 यहां कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।